जिसकी संभावना भी नहीं हो उसको कहा गया है कल्पना से परे। तो जो जन स्वराज की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो उसकी पूरी अवधारणा है बिहार को लेकर के, वो कल्पना से परे है। जो प्रशांत किशोर अपने को स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और पता नहीं क्या क्या से नहीं नवाजते हैं वो खुद को। उन्होंने कहा है कि बिहार में 4 सीट नहीं जीत पाएगी जदयू, तो 12 सीट जीत गई जदयू। आजाद भारत में जब से चुनाव हो रहा है, ये नियम है कि अगर आपको बिहार विधानसभा चुनाव या किसी भी राज्य के विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उस राज्य के किसी भी विधानसभा के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। कि जो इतने बड़े बड़े दावे करता हो वो बीच चुनाव में कैंडिडेट पर कैंडिडेट चेंज कर रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक करने के लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आरएलएम से राहुल सर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए। इन चारों सीटों पर आप सभी को पता है कि एनडीए गठबंधन के साथ महागठबंधन, और महागठबंधन के साथ अगर देखा जाए तो जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो भी उतरी हुई है। उम्मीदवार के चयन में हमने देखा कि प्रशांत किशोर बड़े कंफ्यूज दिख रहे थे। क्या वाकई में प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो बिहार में असफल हो रही है, या फिर प्रशांत किशोर बड़ी टक्कर दे देंगे इन दोनों पार्टियों को, दोनों दलों को? क्या होने वाला है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। नमस्कार सर, एनडीए गठबंधन मजबूत है कि जन स्वराज? सबसे पहले तो यही सवाल होगा। देखिए, जन स्वराज की चर्चा तो मैं पहले भी कई बार इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हूँ कि जन स्वराज कोई फैक्टर ना इस उपचुनाव में है, ना आगामी विधानसभा चुनाव जो आम चुनाव होगा 2025 में, ना उसमें वो कोई फैक्टर है। उसकी कई वजह हैं। जहाँ तक वजहों की बात है तो मैं उसके पहले मैं ये बात बहुत आश्वस्त आपको करता हूँ कि एनडीए 4-0 से बिहार के अंदर इस स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतने जा रही है। और बिल्कुल, और बिहार के अंदर जो एनडीए का जो मूड है, जो जिस तरह से एक मैनेजमेंट है और जनता से हमारा जुड़ाव है जी, उन सब चीजों का असर आपको दिखाई पड़ेगा। और हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने न उम्मीदवारों के चयन में हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन था, ना ये कंफ्यूजन था कि किस पार्टी को चुनाव लड़ना है, ना ये कंफ्यूजन था कि 2 दल जैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनकी क्या भूमिका होगी। ये इन सभी चीजों पर हम लोगों के बीच जो है एक सहमति थी, अंडरस्टैंडिंग थी। और मीडिया में ये लगातार कोशिश की गई कि भाई अलग अलग लोग, या कहीं टूट है, कहीं विवाद है, या कोई यात्रा निकली है तो उसका कोई असर होगा, या बहुत सारी चीजें हैं मतलब जिसको लेकर के एक वो था। लेकिन आपने देखा होगा बहुत स्मूथली, और हम जब आप बात कर रहे हैं तो एनडीए इतने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रही है। अभी 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सभी 6 दल हैं, जो बैठक भी उनके सभी जो प्रमुख जो 10 साथी, जो पार्टी ने जिन 10 लोगों को प्रभारी बनाया है या चिन्हित किया है कि इन 10 लोगों की जिम्मेवारी होगी उन 4 सीटों पर चुनाव कराने का, तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम होगा और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक होगी और उसमें जो घटक दल हैं उस सभी दलों के लोग होंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इतनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ एनडीए लड़ रहा है तो 4-0 का स्ट्राइक रेट तो रहना ही है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा उनके बारे में, जन स्वराज और प्रशांत जी के बारे में, देखिए कहते हैं ना कि कई बार सपने ऐसे देख लिए जाते हैं जिसका सच न धरातल पर होता है न कल्पना में होता है। आप कल्पना से परे जाकर के सोच रहे हैं, और ये शब्द जब कल्पना से परे मतलब जिसकी संभावना भी नहीं हो उसको कहा गया है कल्पना से परे। तो जो जन स्वराज की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो उसकी पूरी अवधारणा है बिहार को लेकर के, वो कल्पना से परे है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में भी जो प्रशांत किशोर अपने को स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और पता नहीं क्या क्या से नहीं नवाजते हैं वो खुद को। उन्होंने कहा कि बिहार में 4 सीट नहीं जीत पाएगी जदयू, तो 12 सीट जीत गई जदयू। एनडीए इतनी सीट नहीं जीत पाएंगे। तो आप देखेंगे बिहार के बारे में जो उनकी समझ है वो एक प्रोफेशनल नजरिए से देखते हैं। तो उन्होंने काम नहीं किया क्या बिहार में? नहीं, बिहार में क्या काम किया उसको मुझे तो ठीक से इस बात की भी आशंका है कि उन्होंने जिसको वो पदयात्रा कहते हैं वो पदयात्रा भी उन्होंने किया है कि नहीं, मुझे डाउट है।
पदयात्रा का मतलब कि अगर आप यहां से मोतिहारी जा रहे हैं तो आप पूरी यात्रा आप करेंगे। आपने उनका कहीं वीडियो फुटेज, जैसे राहुल गांधी जी का आपने पदयात्रा देखा होगा, तो 10-10 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर वो चल रहे हैं तो वो दिखता है। ठीक है, इस देश के अंदर जिन लोगों ने भी पदयात्रा किया है उसमें लोगों का कनेक्ट होता है। और कनेक्ट कैसे करते हैं? लोग उसमें शामिल होते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, उसको सुना जाता है। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि इन्होंने कोई बात सुना हो किसी को। ज्यादातर जगह पे मंचों पर या स्थापना दिवस पर भी आप देखेंगे कि स्टार की तरह ये आते हैं और अपनी बात डिलीवर करते हैं। और ये तो मैंने आश्चर्य होता है कि जैसे जिनको इन्होंने तरारी से उम्मीदवार बनाया, तो मैं एक सुन रहा था उसमें 2-3 बार इन्होंने कहा कि ये लड़का बॉर्डर पे इतना काम किया, इस तरह से सेना को धूल चटाया, विरोधियों को। तो वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड हैं, उनको भी वो लड़का संबोधित कर रहे हैं। जो प्रदेश जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको ये नमूना बता रहे हैं। ठीक है, नमूना का हिंदी में शब्द होता है एक तो बड़े हिस्से का एक छोटा सा एक, लेकिन बिहार के संदर्भ में नमूना किस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है रत्नेश जी, आप और हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो भोजपुरी शब्द है ना। नहीं, देखिए वो क्या है ना, अपनी चीजों को गढ़ने के लिए बहुत वो माहिर हैं। उन्होंने अभी एक पीसी में कहा कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह का वोटर लिस्ट में नाम जानबूझ करके नहीं डाला जा रहा है। भाई उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपका अगर कहीं वोटर लिस्ट में नाम है तो पहले वहां से कटवाइए, उसके बाद जब वोटर लिस्ट यहाँ बन रहा उसी समय आप जुड़वाइए। ये नहीं कि आप आइए और आज आपका जुड़ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है तारिक अनवर जी को एमएलसी सीट में भरना था विधान परिषद के लिए। ठीक है, और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था बिहार में। बिहार विधान परिषद में उनका नाम जाना था, तय हो गया था, कांग्रेस ने तय कर दिया था, और उनका नाम नहीं था बिहार के वोटर लिस्ट में, उनका नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में था। आनन फानन में कांग्रेस पार्टी ने एकदम अंतिम समय में अपने कार्यकर्ताओं में से या जिन नेताओं को उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग तैयार रहिएगा, पार्टी जिनको नॉमिनेट करेगी उसको भरना है, तो उसी में समीर सिंह जी जो मुंगेर जिला के रहने वाले हवेली खड़गपुर के, उनका पेपर तैयार था तो उनका नॉमिनेशन हुआ था। ये आजाद भारत में जब से चुनाव हो रहा है ये नियम है कि अगर आपको बिहार विधानसभा चुनाव या किसी भी राज्य के विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उस राज्य के किसी भी विधानसभा के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। लेकिन आप उनकी जब पीसी सुनेंगे तो लगेगा जैसे कि इनको टॉर्चर किया जा रहा है। अरे भाई, आप अपने को पोल स्ट्रेटेजिस्ट बताते जरूर हैं आप। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं ये मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, नायडू जी को या जगनमोहन रेड्डी को या आम आदमी पार्टी के नेता को या कांग्रेस के नेता को या तृणमूल कांग्रेस को जब कभी भी इन्होंने कुछ सर्विस दी, मैं कह रहा हूं पेड सर्विस, उसके लिए भुगतान लिया इन्होंने, वो एक प्रोफेशनल की सर्विस थी। पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ने का काम उन पार्टियों ने किया। जीतने की स्ट्रेटजी उनकी अपनी थी कि हमको जनता से कैसे कनेक्ट होना है, उसको क्या लाभ देना है, क्या योजनाओं पर हमको काम करना चाहिए बिहार के अंदर या देश के अंदर। लेकिन गलतफहमी इनको हो गई है कि वो चुनाव इनका अपना था और इन्होंने चुनाव जीता। इसीलिए आज इनको ये भी नहीं मालूम है, इतने बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट को, कि चुनाव लड़ने की पहली शर्त है कि आपकी उम्र 25 हो और दूसरी शर्त है कि वोटर लिस्ट में नाम हो आपका। तो ये मतलब क्या बड़े बड़े दावे, तो इनको इतनी भी बेसिक जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात जो मैं पिछले एक सप्ताह से मैं वॉच कर रहा हूं कि जो इतने बड़े बड़े दावे करता हो वो बीच चुनाव में कैंडिडेट चेंज कर रहा है। तरारी में तो जो हुआ सो तो हुआ ही, उसके बाद आपने देखे बेलागंज में भी पहले एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाने की बात कही गई, फिर मंच से कहा गया कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई धन की कमी है, व्यवस्था की कमी है, तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर किसी प्रोफेसर खिलाफत या कोई है, उनको चुनाव घोषणा की गई। फिर अचानक उन्होंने मंच से कह दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर वही पुराने वाले कैंडिडेट आ गए। जी। ये आप देखिए रामगढ़ में भी इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई। आप कितनी खतरनाक स्ट्रेटजी है। आप एक सीट
के लिए चयन में इन बातों का आप ध्यान में रख रहे हैं कि कैसे हमारे कैंडिडेट की जाति या वर्ग विपक्षी कैंडिडेट की जाति या वर्ग से मैच नहीं करना चाहिए, ये रणनीति इन्होंने अपनाई। इसका मतलब ये है कि किसी भी कैंडिडेट को ये आश्वस्त नहीं होगा कि क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए। इसका मतलब ये प्रोफेशनल्स तय करेंगे कि ये दवा सूट नहीं कर रहा तो ये दवा चला दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कार्यकर्ता नहीं चुनेंगे, ये नेता नहीं चुनेंगे, ये प्रोफेशनल्स चुनेंगे। और फिर प्रोफेशनल्स का जनता से जो जुड़ाव होगा, अगर मान लीजिए कि हमारी ही जाति का कोई व्यक्ति बहुत बेहतरीन उम्मीदवार हो जाए जनसुराज से, किसी पार्टी में मान लीजिए हो गया, और अगर किसी पार्टी दूसरी पार्टी ने विपक्ष ने हमारी ही जाति के व्यक्ति को दे दिया कैंडिडेट, मतलब जिस कैंडिडेट की जाति का उन्होंने दिया या बन बनाया वो दे दिया पहले किसी ने या बाद में, तो ये बीच में से वो कैंडिडेट को हटा देंगे, चाहे वो बेहतरीन, चाहे जितना भी कैंडिडेट हो, जनता से कितना भी उसका जुड़ाव हो। तो ये सब जो चीजें दिख रही है ना, वो यहाँ का मिट्टी, यहाँ का गारा, यहाँ का स्ट्रेटजी, यहाँ का कुछ भानुमति का जो है ना कुनवा ये जुटा रहा है, ठीक है। कहीं से मिट्टी ले लिया, कहीं से गारा ले लिया, कहीं से रोड़ा ले लिया, कहीं से पत्थर ले लिया। इनके पास कोई प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक सनक है कि हमने इतने बड़े बड़े नेताओं को क्रिएट किया। भैया जब आप राजनीति में आए उसके बाद आपने किसी एक व्यक्ति को किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने में अगर आपने सहयोग किया तो आप मुझे बताइए, जितने नेताओं को इन्होंने सर्विस दी है, इनके राजनीतिक करियर में सलाहकार या स्ट्रेटजिस्ट या सर्विस देने वाले व्यक्ति के रूप में कोई भूमिका शुरू हुई, उसके कई दशक पहले से वो परिवार या वो व्यक्ति राजनीति कर रहे थे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो। ये तमाम लोग एस्टैब्लिश लीडर थे। इनको आपने बदलते टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में आपने कुछ सेवाएं दी, उसको अपनी जीत बता करके बिहार के लोगों को ठगने का काम जिस तरह से ये कर रहा है। और बात बहुत सीधी है रत्नेश जी कि जिन्होंने महात्मा गांधी जी को ठगने में कोई कमी नहीं की हो, उनका बैनर पोस्टर का, उनके नाम का इस्तेमाल, उनके फोटो का इस्तेमाल, उनके जन्म दिवस पर पार्टी के निर्माण और शराब को लेकर के इतनी आकांक्षा और इतनी मतलब उत्कर्ष के साथ कोई बात कहना, मुझे लगता है कि ये बेहद खराब और बेहद खतरनाक रणनीति की तरफ कहते हैं कि जैसे बिहार में जहरीली शराब हो या फिर जो शराब कांड मचा हुआ है, मुझसे बचाव का उपाय बता रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि शराब को मतलब पूरे तरीके से चालू कर ही देंगे, फिर वैसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी जो अभी हो रहा है। उनके नहीं, रत्नेश जी, इस देश के अंदर शराब बंदी हो या नहीं हो, ज्यादातर राज्यों में शराबबंदी नहीं है। बिहार और गुजरात इक्के दुक्के ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी है, लेकिन क्या जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या दूसरे कई राज्यों में जो आंकड़े हैं, वहां तो शराब पहले से मिल रहा है, फिर जहरीली शराब से लोग क्यों मर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि शराबबंदी और जहरीली शराब का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग मसला है। तो गलत तरीके से चीजों को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है या भ्रमित किया जा रहा है। तो मतलब क्या इस पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? जो कांड हुआ सिवान में, गोपालगंज में, सारण में, नीतीश कुमार जी को क्या समीक्षा नहीं करनी चाहिए? नीतीश कुमार जी क्या समीक्षा नहीं कर रहे हैं? अगर कानून में, भारतीय दंड संहिता में या जो अभी जो नई कानूनी व्यवस्था बनी है उसमें हत्या का जो भी कानूनी उसके ऊपर सजा हो या किसी और अपराध के लिए सजा है, क्या वो चीजें, घटनाएं, वो कोई दावा कर सकता है दुनिया का कोई देश कि हमारे यहाँ ये चीजें नहीं होंगी? उसके ऊपर कानून काम करता है। बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार जी लगातार उस पर प्रहार कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो या लड़कियों को बचाने की मुहिम हो, इन सब चीजों पर जिस तरह से सामाजिक आंदोलन चला है, वही सामाजिक तौर पर लोगों को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इन सब चीजों के सेवन से नुकसान होता है उनके शरीर को,
राज्य को, उनके परिवार को। इसलिए इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होना पड़ेगा और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ सामाजिक तौर पर लड़ना पड़ेगा। सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में जहां हमको समाज सुधार करना है, वहां पे और लोगों को शराबी बनाने की रणनीति हो, तो ये तो बेहद बुरा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 4 सीटों पर अब दावेदारी आप लोगों को फिक्स है? 4-0 की जो बात कह रहे हैं वो तय है? वो तो मैंने पहली पंक्ति में कहा 4-0 का स्ट्राइक रेट होगा एनडीए का बिहार में। आप वो देख लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए देखिए, बिहार में 4 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। वहीं प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं, अब राजनीतिकार हो गए हैं, अपने पार्टी लेकर 4 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। उस पर भी एक बड़ा खुलासा हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। अपनी राय कमेंट में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।